राजकुमार आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे सच बोलने में कुछ भी गलत नहीं लगता। अगर लोग इसे ही छेड़खानी कहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैं हमेशा तीसरी राजकुमारी के साथ इसी तरह छेड़खानी कर सकता हूँ। दक्ष मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। नताशा का चेहरा लाल हो गया जितना उसने दक्ष की तारीफ सुनी। हा, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, है ना? मेरी बहन राज्य का गहना है और आप उसके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। क्या होगा अगर वह आपसे प्यार करने लगी? आउच बहन, मैं आउच मजाक कर रहा था। आउच बंद करो, ये दर्द देता है, आरव ने हंसते हुए कहा, लेकिन कराहना शुरू कर दिया क्योंकि नताशा ने उसके वाक्य के बीच में उसकी कमर पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास राजकुमारी नताशा का दिल जीतने के लिए इतनी किस्मत है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे जू यंग यहाँ नहीं दिख रही, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? दक्ष ने पास से आती आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तीसरा राजकुमार पास में ही बड़े बुजुर्ग से बात कर रहा था। यंग पूरी तरह से ठीक है, बस वह संप्रदाय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 1 सप्ताह से अधिक समय से एकांत साधना में है, ग्रैंड एल्डर लॉन्ग म्यू ने यूडिंग को उत्तर दिया। ओह ठीक है, तीसरे राजकुमार यूडिंग ने निराश भाव से कहा और अपनी मेज की ओर वापस चला गया। छोटे भाई, तुम आयशा के प्यार में बहुत गहराई से पड़ गए हो। वह एक भाग्यशाली लड़की है, पहली राजकुमारी यू मियाओ ने नर्म आवाज में कहा क्योंकि वह यूडिंग को देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह मुझसे इतना बचने की कोशिश क्यों करती है। मैंने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। क्या मुझ में कुछ गड़बड़ है बहन? क्या मेरा प्यार हमेशा अधूरा रहेगा? यूडिंग ने चेहरे पर उदासी के भाव के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, मेरा छोटा भाई दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। मुझे यकीन है कि वह जल्द ही तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी और तुम दोनों शादी कर लोगे, यू मियाओ ने यूडिंग को देखते हुए कहा। तुम उस मेज को काफी ध्यान से देख रहे हो छोटे भाई, क्या तुम्हें पहली राजकुमारी में दिलचस्पी है? मेरी बेचारी बहन का दिल पहले ही तोड़ दिया है। आह नहीं, फिर से मजाक कर रहा हूँ, आरव ने मजाक में कहा जब उसने तीसरे राजकुमार की मेज की ओर देखते हुए दक्ष को देखा, लेकिन जल्द ही उसे अपना मुंह खोलने पर पछतावा होने लगा क्योंकि फिर से चुटकी लेना शुरू हो गया। अल्पविराम, तुम उस मेज को काफी ध्यान से देख रहे हो छोटे भाई, क्या तुम्हें पहली राजकुमारी में दिलचस्पी है? मेरी बेचारी छोटी बहन का दिल पहले ही तोड़ चुके हो। आह नहीं, फिर से मजाक कर रहा हूँ, आरव ने मजाक में कहा जब उसने दक्ष को तीसरे राजकुमार की मेज की ओर देखते हुए देखा, लेकिन जल्द ही उसे अपना मुंह खोलने पर पछतावा होने लगा क्योंकि फिर से चुटकी लेना शुरू हो गया। दूसरे राजकुमार ने अपनी आवाज कम नहीं की, इसलिए पहली राजकुमारी यूमियाओ ने उसकी बातें सुनी। उसने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन उन्हें अनदेखा करने का फैसला किया। तीसरी राजकुमारी बहुत खूबसूरत है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी में उसका दिल तोड़ने की हिम्मत होगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हा, तुम शब्दों के मामले में बहुत अच्छे हो छोटे भाई। यदि तीसरा राजकुमार इतना अच्छा होता तो वह अब इतना हताश नहीं होता, आरव ने दक्ष को देखते हुए ठहाका लगाया। राजकुमारी मियाओ और तीसरे राजकुमार ने उनकी बातें सुनी और उन्हें भूलने से खुद को रोक नहीं सके। दूसरे राजकुमार लुवान, मैं आपसे अपने मुंह पर नियंत्रण रखने का आग्रह करती हूँ। बोलने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए, राजकुमारी मियाओ ने हल्के से कहा और राजकुमार आरव को देखा। कोई बात नहीं बहन, दूसरा भाई बस अपने बचे हुए समय का उपयोग मेरे बारे में जो भी फालतू बात कहना चाहता है कहने में कर रहा है। वह जानता है कि मेरे युवराज बनने के बाद वो कुछ भी नहीं कह पाएगा। तीसरे राजकुमार यूडिंग ने दूसरे राजकुमार की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तीसरे भाई में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें से एक नहीं है। आरव ने उन्हें अनदेखा किया और मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। दक्ष उनके बीच की असंगति को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने इससे दूर रहने का फैसला किया। मेरी ताकत भी उनमें से एक नहीं है, दूसरे भाई तीसरे राजकुमार ने दूसरे राजकुमार को देखते हुए कहा। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मजबूत नहीं हो,
तीसरे भाई, मुझे यकीन है कि तुम बाद में होने वाली छोटी सी प्रतियोगिता में अपनी असली ताकत दिखाओगे, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन सी प्रतियोगिता? दक्ष पूछे बिना नहीं रह सका। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? ओह ठीक है, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी रुचि केवल साधना और अध्ययन में थी और तुम्हारे पिछले 7 साल भी अच्छे से नहीं बीते थे, आरव ने दक्ष को देखते हुए कहा। परिवारों की हर बड़ी सभा के अंत में एक छोटी सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। युवा पीढ़ी के प्रदर्शन को देखने के लिए यह एक दोस्ताना मुकाबला जैसा है। इस तरह के मौकों पर ऐसी चीजें करना एक लंबी परंपरा रही है। मुझे यकीन है कि आज भी ऐसा ही होगा, आरव ने अपनी प्लेट में रखे फल को खाते हुए दक्ष को समझाया। ओह, दिलचस्प है। दक्ष ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे यकीन है कि तीसरा भाई आज अपने प्रदर्शन से सबको चौंका देगा। हालांकि यह सकारात्मक झटका होगा या नकारात्मक, ये तो देखना ही होगा, आरव ने हंसते हुए कहा। क्या तुम सचमुच श्रेष्ठ महसूस करते हो क्योंकि तुम मुझसे एक साधना क्षेत्र ऊपर हो? मैं भी जल्द ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के 9वें चरण में पहुंच जाऊंगा, इसलिए जब तक हो सके श्रेष्ठ महसूस करते रहो, दूसरे भाई यूडिंग ने आरव से कहा जब वह अपने गिलास में शराब पी रहा था। मुझे खुशी होगी अगर तुम उस दायरे तक पहुंच सको। तीसरे भाई, पहला भाई 18 साल का होने से कुछ महीने पहले 9वें चरण के आत्मा स्थापना दायरे में पहुंच गया था, जबकि मैं पिछले महीने 18 साल का होने से 2 हफ्ते पहले 9वें चरण के आत्मा स्थापना दायरे में पहुंच गया था। मुझे उम्मीद है कि तुम इस परंपरा को नहीं तोड़ोगे। तुम अगले हफ्ते 18 साल के हो जाओगे। अगर तुम 9वें चरण के आत्मा स्थापना दायरे में नहीं पहुंच पाते तो यह वाकई निराशाजनक होगा, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम देखोगे, तुमसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। यूडिंग ने बड़बड़ाते हुए दूसरे राजकुमार की ओर देखना बंद कर दिया। उसने भी खाना शुरू कर दिया। दावत जारी रही और लोग एक दूसरे से मिलते रहे। गु लिन और उनके बेटे गु नानली चौथे राजकुमार और शाही सलाहकार के साथ एक ही मेज पर बैठे थे। उन्हें बात करते और कभी कभी हंसते हुए देखा जा सकता था, जबकि दूसरे राजकुमार और तीसरी राजकुमारी ने दक्ष की संगति का आनंद लिया। कभी कभी कुछ अन्य कबीले के सदस्य भी उनका स्वागत करने आते थे। किन रुओ और उसकी मां ने पल्लवी के साथ समय बिताया। हालांकि किन रुओ कभी कभी दक्ष की तरफ देखती रहती थी, लेकिन वह उनकी तरफ नहीं जाती थी। तीसरा राजकुमार ज्यादातर अपनी बहन के साथ उनकी मेज पर ही रहता था और ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। लगता है कि दूसरे राजकुमार के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। ऐसा लगता है कि वह इतना भी अच्छा नहीं है। ऐसे बेकार व्यक्ति को दोस्त के रूप में चुनना उसकी खराब निर्णय क्षमता को दर्शाता है। भविष्य के राजा के लिए यह अच्छी बात नहीं है। लॉन वेई ने अपने चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान के साथ सोचा जब उसने दक्ष को दूसरे राजकुमार लुवान और तीसरी राजकुमारी नताशा के साथ समय बिताते देखा। मैं तीसरे राजकुमार के साथ जाऊंगा। मुझे यकीन है कि वह भी सर्वोच्च कुलों में से किसी एक का समर्थन चाह रहा होगा। कुल में मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे यकीन है कि वह मेरे साथ दोस्ती करने में दिलचस्पी लेगा और अगर वह राजा बन गया तो भविष्य में मेरे लिए यह और भी बेहतर होगा। हम दूसरे राजकुमार लुवान, आपने एक गलत दोस्त चुनकर एक अच्छा अवसर खो दिया है, लॉन वेई ने खुद से सोचा और वह तीसरे राजकुमार की ओर चलने लगा। नमस्कार राजकुमार डिंग और राजकुमारी मियाओ, मुझे आशा है कि आप लॉन कबीले में अपने समय का आनंद ले रहे होंगे। लॉन वेई ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। अल्पविराम, हम और आप कौन हो सकते हैं? यू डिंग ने चेहरे पर उदासीनता के भाव के साथ पूछा। मैं लॉन वेई हूँ, उसने अपना परिचय देते हुए उस मेज पर रखी एक कुर्सी पर बैठा। यूडिंग ने उसके व्यवहार पर भौहें सिकुड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। लॉन वे, हम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लॉन कबीले के कुलपति के पोते हैं, पहली राजकुमारी ने अपनी नर्म आवाज में कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई युवा स्वामी वेई, मैंने आपके बारे में काफी अच्छी बातें सुनी है, राजकुमारी मियाओ ने विनम्रता से कहा। उनकी बातचीत जारी रही। हालांकि तीसरे राजकुमार ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन राजकुमारी मियाओ ज्यादा समझदार थी और जानती थी कि कैसे सहयोगी बनाए जाते हैं।
उसने उससे अच्छी तरह बात की क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अपने भाई के लिए लॉन कबीले का समर्थन हासिल कर सकती है तो यह उसके सिंहासन के मार्ग में वास्तव में मददगार होगा। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा तेज प्रताप और किन वेन ने अपना पीना समाप्त किया और खड़े हो गए। लगता है सभी ने दावत खा ली है, चलो शाम के मजेदार हिस्से की ओर बढ़ते हैं, राजा यूहान ने हॉल में ऊंची आवाज में कहा और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सब लोग चलो मार्शल एरेना में चलते हैं, युवा पीढ़ी के लिए अपना कौशल दिखाने का समय आ गया है, तेज प्रताप ने यूहान के कथन के बाद कहा। आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ, तुम मेरे पीछे आ सकते हो, दक्ष ने दूसरे राजकुमार से कहा और वह खड़ा हो गया। दूसरा राजकुमार और तीसरी राजकुमारी भी खड़े हो गए और उसका पीछा करने लगे। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। जल्द ही सभी लोग लॉन कबीले के मार्शल एरेना की ओर चलने लगे। हर कोई मार्शल एरेना में खड़ा था। वहां पहले से ही कुछ कुर्सियां रखी हुई थीं। राजा यूहान, तेज प्रताप, किन वेन और कुछ अन्य महत्वपूर्ण अतिथि और कबीले के सदस्य कुर्सियों पर बैठे थे जबकि अन्य पीछे खड़े थे। मिंगर, तुम पहले क्यों नहीं जाते? तुम सबसे छोटे हो, यूहान ने चौथे राजकुमार को देखते हुए कहा। हाँ पिताजी, यू मिंग ने अखाड़े के बीच में कदम रखते हुए कहा। मैं यू मिंग किसी के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं 5वें चरण का आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक हूँ। चूंकि मैं युवा और अनुभवहीन हूँ, इसलिए मैं केवल उन लोगों से चुनौतियाँ लूंगा जिन्होंने आत्मा स्थापना क्षेत्र के 7वें चरण में कदम नहीं रखा है। मुझे उम्मीद है कि कोई मेरा मार्गदर्शन कर सकता है, चौथे राजकुमार यू मिंग ने धीमी आवाज में कहा क्योंकि वह लॉन कबीले की युवा पीढ़ी की ओर देख रहा था। मैं राजकुमार मिंग के कौशल का अनुभव करना चाहूंगा। लॉन्ग वेई मुस्कुराते हुए राजकुमार मिंग की ओर चला और उसके सामने खड़ा हो गया। मैं भी 15 साल का हूं और तुम्हारी तरह ही साधना क्षेत्र में हूं। चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं, लॉन्ग वेई ने गर्व भरे भाव से कहा। मैं भी 15 साल का हूं और तुम्हारी तरह ही साधना क्षेत्र में हूं। चलो एक अच्छी लड़ाई करते हैं, लॉन्ग वेई ने गर्व भरे भाव से कहा। ठीक है, राजकुमार मिंग ने आक्रामक मुद्रा में आते हुए कहा। बहती गति, राजकुमार मिंग ने कहा और लॉन्ग वेई की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तेज कदम, लॉन्ग वेई ने कहा और उसने भी अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन उसकी गति यू मिंग की गति की तुलना में फीकी लग रही थी। अचानक रुककर उसने रक्षात्मक रुख छोड़कर आक्रामक रुख अपनाने का निर्णय लिया। आकाश घुमाने वाली उंगली, लॉन्ग वेई ने यू वेई की दिशा में हमला करते हुए कहा जो तेजी से उसकी ओर आ रही थी। शक्तिशाली विजयी मुट्ठी, यू मिंग ने धीरे से कहा। जैसे ही उसने अपनी सारी क्यूई मुट्ठी में समेटी और मुक्का मारा, उनके हमले टकराए लेकिन जल्द ही लॉन्ग वेई को वापस उड़ते और जमीन पर गिरते देखा जा सकता था। अद्भुत लड़ाई के लिए धन्यवाद, यू मिंग मुस्कुराया और वापस चला गया। लॉन्ग वेई अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए वापस चला गया। यह एक अच्छी लड़ाई थी, चौथे भाई, तुम्हारा कौशल बढ़ रहा है, दूसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा जब चौथा राजकुमार उसके पास से गुजरा। धन्यवाद दूसरे भाई, चौथे राजकुमार, यू मिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तीसरे भाई, अब तुम क्यों नहीं जाते? दूसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए यू डिंग की ओर देखा। ठीक है, तीसरे राजकुमार ने स्वीकार करते हुए कहा। वह जानता था कि अगर उनके पिता उसके पास नहीं होते तो वह दूसरे राजकुमार के सामने जाने से इनकार कर देता। वह उनके पिता के सामने अरब से बहस नहीं करना चाहता था। उसने अपना पहला कदम बाहर की ओर बढ़ाया, लेकिन जब उसने देखा कि कोई और पहले ही आगे बढ़कर उसके आगे कदम बढ़ा चुका है, तो उसने खुद को रोक लिया। मैं गू कबीले से गू नानली हूँ। मैं 18 साल का हूँ और आत्मा स्थापना क्षेत्र के 8वें चरण में हूँ।
19 साल से कम उम्र की युवा पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति मुझसे मुकाबला कर सकता है। क्या लोन कबीले में कोई ऐसा है जो इसे आजमाना चाहता है? गु नानली ने लोन कबीले की युवा पीढ़ी की ओर देखते हुए कहा, खासकर दक्ष की ओर। अल्पविराम। 1 मिनट से अधिक समय बीत गया लेकिन किसी ने भी आगे आकर पहल नहीं की। हाँ, यह क्या है? क्या लोन कबीले की युवा पीढ़ी में कोई नहीं है जो मुझसे लड़ सके? लोन कबीले ने मुझे बहुत निराश किया है, गु नानली ने कहा और उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। दुर्भाग्य से हमारे पास 7वें चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र से ऊपर का कोई भी साधक नहीं है जो 19 वर्ष से कम आयु का हो। क्या उसे इसके बारे में पता था? क्या इसीलिए उसने युवा पीढ़ी से किसी को बुलाया था? काश सु एर यहाँ होता, सुप्रीम एल्डर ने हल्के से बुदबुदाया। युवा मास्टर नानली, आप मुझसे क्यों नहीं लड़ते? किन रुओ ने बड़बड़ाते हुए केंद्र की ओर चलना शुरू किया, लेकिन जब उसने देखा कि दक्ष पहले से ही गु नानली के सामने खड़ा है तो उसके चेहरे पर एक आश्चर्य की भावना थी। मैं मिस रुओ से माफी चाहता हूँ, लेकिन चूंकि उसने मेरे लोन कबीले को बुलाया है इसलिए मैं पहले इसे आजमाना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने किन रुओ को देखा। पूरा अखाड़ा इस दृश्य को देखकर और दक्ष के साहसिक शब्दों को सुनकर हैरान रह गया। वह क्या कर रहा है? ये सुरक्षित नहीं है। तीसरी राजकुमारी ने दक्ष को देखते हुए अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से कहा, यहाँ तक कि दूसरे राजकुमार का भी मुंह खुला रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। रेन, क्या वो ठीक है? युवाओं को इतना उग्र नहीं होना चाहिए कि वे परिणामों के बारे में सोचना ही बंद कर दे। राजा यूहान ने चेहरे पर शिकन के साथ दक्ष को देखा और तेज प्रताप से कहा जो उसके बगल में बैठा था, वापस आओ, ये खतरनाक है। पल्लवी ने जोर से कहा और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। माँ, बस मुझ पर भरोसा करो, दक्ष ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पल्लवी से कहा। विश्वास करो, मैं। पल्लवी ने दक्ष पर विश्वास करने का फैसला किया और वह फिर से बैठ गई। वह बहुत आश्वस्त दिखता है। क्या उसके पास वास्तव में कोई योजना है जिससे वह जीत सकता है या वह अभी भी रे है? पहली राजकुमारी ने दक्ष को देखते हुए कहा, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं की। हम लगता है यह आदमी फिर से मंदबुद्धि हो गया है। कबीले के लिए कितनी शर्म की बात है, लॉन वेई ने सोचा और नागभान सिकुड़ी। हम अजीब बात है, राजा ने कहा और उसने दक्ष पर अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग किया। क्या अजीब बात है? तेज प्रताप ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। अल्पविराम, मैंने आपके पोते पर अपनी दिव्य भावना का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी साधना नहीं देख सकता। ऐसा लगता है कि वह बिना किसी साधना के एक सामान्य नश्वर है। कितना अजीब है। क्या आपने उसे अपनी साधना छिपाने के लिए कुछ विशेष कलाकृति दी है? यूहान ने धीमी आवाज में कहा। क्या महाराज सही कह रहे हैं, मैं भी इस साधना को नहीं देख सकता। किन वेन ने यूहान के शब्दों को सुना और अपनी दिव्य भावना का उपयोग करने की भी कोशिश की, लेकिन वह दक्ष की साधना को भी नहीं देख सका। ओह, ये सही है। मैंने उससे अपनी खेती को छिपाने के लिए पारिवारिक विरासत दी थी। वह इसे सभी को दिखाने में शर्मिंदा था, इसलिए मैंने उसकी मदद की और उसे आज के लिए एक कलाकृति दी, तेज प्रताप ने बहाना बनाया। ओह, क्या यही असली कारण है कि आपने उससे वह कलाकृति दी, या आप हमें बाद में आश्चर्यचकित करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि हम जल्द ही उसकी ताकत देखेंगे, यूहान ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा मास्टर नानली, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे बच्चे, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम मुझसे 3 साल छोटे हो और साधना क्षेत्र में तुम बेकार हो। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा, सिर्फ इसलिए कि हम तुम्हारे कबीले में हैं? गु नानली ने अपने चेहरे पर एक उग्र भाव के साथ कहा। ओह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझ पर नरमी नहीं दिखाएंगे। ये ज्यादा मजेदार नहीं होगा, है ना? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाएं, युवा मास्टर नानली, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
ठीक है बच्चे, चूंकि तुम इतनी बुरी तरह से पिटने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी मौत की इच्छा पूरी करना मेरे लिए खुशी की बात होगी। गु नानली ने गुस्से से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। वो दक्ष की ओर दौड़ा और मुक्का मारा। उसने दक्ष पर हमला करने के लिए कोई विशेष कौशल नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे नहीं लगा कि दक्ष उसे अपनी पूरी ताकत लगाने के लायक है। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। दक्ष ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और वो पहाड़ की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। जैसे ही मुट्ठी उसके करीब आए, दक्ष ने बस अपने बाएं हाथ से गु नानली की मुट्ठी पकड़ ली और हमले को वहीं रोक दिया। दर्शकों को ऐसा लगा कि दक्ष ने बिना किसी प्रयास के इस हमले को रोक दिया। राजा ने भौहें सिकोड़कर अपने सामने हो रही हर घटना को गहरे ध्यान से देखा। युवा मास्टर नानली, क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ नरमी नहीं बरतेंगे? दक्ष ने हंसते हुए कहा। गु नानली ने अपने हाथों को दक्ष की पकड़ से छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी कोशिश उसे कामयाब नहीं कर पाए। उसने दक्ष के चेहरे पर हमला करने के लिए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया, लेकिन दक्ष ने उस हाथ को भी पकड़ लिया। तुम्हें सिर्फ इसलिए किसी के चेहरे पर निशाना नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और गु नानली की मुट्ठी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। गु नानली के चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था क्योंकि दक्ष अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। छोड़ दे मुझे के बेटे, गु नानली ने क्रोध से भरी आंखों से अपने दांत भींचे और बुदबुदाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक हथेली उसके चेहरे पर जोर से गिरी और उसे एक टूटी पतंग की तरह दूर उड़ा दिया। बात को शालीन बनाए रखें युवा मास्टर नानली, नहीं तो मुझे आपको सही तरीके से बात करना सिखाने पर मजबूर होना पड़ेगा, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हॉल में मौजूद हर कोई उसे स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। यहाँ तक कि राजा भी अपनी आंखें खोलकर लॉन्ग चेन को देखने से खुद को रोक नहीं सका। युवा मास्टर नानली, शालीनता बनाए रखे, नहीं तो मुझे आपको सही तरीके से बात करना सिखाना पड़ेगा, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन हॉल में मौजूद हर कोई उसकी बातें स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। यहाँ तक कि राजा भी अपनी आंखें खोलकर लॉन्ग चेन को देखने से खुद को रोक नहीं सका। ये ताकत वह गु कबीले के उस लड़के से शारीरिक रूप से अधिक मजबूत है। मैं देख सकता था कि उनमें से किसी ने भी क्यूई का उपयोग नहीं किया। ये पूरी तरह से शारीरिक लड़ाई थी और आपके पोते को स्पष्ट रूप से फायदा था, राजा यूहान ने तेजप्रताप को देखते हुए टिप्पणी की। मुझे आपका ये छोटा पोता पसंद है, वह बहुत अच्छा है। क्या वह शरीर को मजबूत बनाने की कोई तकनीक सीख रहा है? किन वेन ने तेजप्रताप से कहा और उसने दक्ष को देखा। तेजप्रताप तय नहीं कर पा रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वह भी दक्ष के प्रदर्शन से हैरान था। वह सिर्फ इतना जानता था कि दक्ष 5वें चरण का आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक था, लेकिन उसे खुद कभी नहीं पता था कि वह एक शारीरिक साधक भी था। चूंकि सिर्फ शारीरिक साधक ही किसी को उससे ज्यादा मजबूत साधना वाले व्यक्ति को शुद्ध शक्ति से हरा सकते हैं, उसे नहीं पता था कि दक्ष अभी तक शारीरिक साधक नहीं था। बस उसकी साधना पहले से ही गु नानली के लिए बहुत ज्यादा थी, जिससे उसका शरीर और भी मजबूत हो गया था। तुम छोटे, गु नानली जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर कई हल्के घाव थे, उसके कपड़े गंदगी से सने हुए थे, लेकिन जिस चीज ने ज्यादातर लोगों का ध्यान खींचा वह था उसके गालों पर एक बड़ा सा हथेली का निशान। मैंने तुम्हें के बिना समझाने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि तुम कभी इस तरह नहीं समझ पाओगे, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। कई लोग उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अगर दक्ष का के बिना वाला कथन सही था तो उसकी कैसी होगी। मैं तुम्हें कुचल दूंगा, गु नानली ने अपने दांत भींचे और ऊंची आवाज में कहा। उसने अपनी क्यूई 8वें चरण की आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक की क्यूई का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसके हाथों में एक चमकती हुई हरी रोशनी दिखाई दी। उसने अपनी बाहों को क्रॉस करके उस हरी रोशनी की किरण को बिजली की तरह तेज गति से दक्ष की ओर भेजा। तेज कदम,
दक्ष ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और उस हमले को आसानी से चकमा दे दिया। उसने आपके दूसरे पोते की तरह ही तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें उसकी महारत कहीं बेहतर लगती है। इस निम्न दक्ष की तारीफ की, जिसके बाद उसने अपनी बाईं ओर देखा और तेज प्रताप से बात की। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं महाराज, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने तीसरे राजकुमार को देखा जो उसकी ओर बढ़ने लगा था और जल्द ही उसके सामने खड़ा हो गया। मैं अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपका प्रदर्शन मुझे आपसे लड़ने के लिए उत्साहित करता है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे, तीसरे राजकुमार डिंग ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में लड़ाई का इरादा था। मैं तुम्हारे साधना क्षेत्र को नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा शारीरिक शरीर और चाल कौशल वास्तव में बहुत मजबूत है। अगर तुम मुझसे लड़ने के लिए सहमत हो तो यह एक मजेदार। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। लड़ाई होगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें गंभीर रूप से घायल करने से पहले ही रुक जाऊंगा, तीसरे राजकुमार ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा। तीसरे राजकुमार, मुझे अपनी चोटों की चिंता नहीं है, मुझे आपकी चोटों की चिंता है। आप एक अच्छे इंसान लगते हैं और मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं आपको अनजाने में कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, दक्ष ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। दक्ष की बातें सुनकर दूसरा राजकुमार अपनी हंसी रोक नहीं सका। दूसरे राजकुमार को हंसते देखकर तीसरे राजकुमार का चेहरा खराब हो गया। ये ठीक है, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तीसरे राजकुमार ने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ कहा। मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतने की कोशिश करूंगा, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आने की कोशिश करूंगा, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। तीसरे राजकुमार ने उसकी बातों पर भौहें सिकुड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम हरकत करने के कौशल में अच्छे हो, लेकिन मैं भी इसी क्षेत्र में अच्छा हूँ, राजकुमार डिंग ने अपनी जगह से हटते हुए कहा। वह हवा में सीटी बजाता हुआ दक्ष की ओर आया, लेकिन दक्ष के करीब पहुंचने से पहले उसने अपने हाथों से इशारा किया, क्योंकि उसके हाथ में नीली रोशनी के कई गोले दिखाई दिए। उसने उन सभी को दक्ष की ओर फेंक दिया। दक्ष ने हिलने डुलने से मना कर दिया, क्योंकि उसने सभी गोलों को अपने ऊपर वार करने दिया। पल्लवी और कई लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि दक्ष ने मेरे यूडिंग पर हमला किया। अपने पहले हमले से आहत, दयनीय, लगता है कि यह खत्म हो गया है, लॉन्ग वेई ने मन ही मन सोचा। दूसरों के विपरीत राजा और दोनों कुलपति लॉन्ग चेन को देखते रहे, क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि लॉन्ग चेन, हालांकि यूडिंग के युद्ध कौशल से प्रभावित था, फिर भी वह अपने स्थान पर सुरक्षित खड़ा था, वही स्थान जहां वह शुरू से था। ये तो एक अच्छा कौशल था, गु नानली की तुलना में आप काफी मजबूत हैं, दक्ष ने धीरे से कहा और उसके चेहरे पर उदासीनता झलक रही थी। क्या तुम लड़ाई से संतुष्ट हो और हार मान लो, या मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए? दक्ष ने यूडिंग से कहा। मैं मानता हूँ कि तुम शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो और तुम्हारा बचाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों ना हम असली कौशल से मुकाबला करें? मैंने सुना है कि तुम पहले तलवारबाज थे और संयोग से मैं भी तलवार चलाने में अच्छा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने से पहले अपना हमला रोक दूंगा, यूडिंग ने दक्ष को देखते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो, हालांकि तलवार से यह कठिन होगा, फिर भी मैं खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं तुम्हें गलती से न मार दूं, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। अल्पविराम। ये छोटा भाई लोगों को गुस्सा दिलाने में वाकई माहिर है, दूसरे राजकुमार ने अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ सोचा, क्योंकि उसने दक्ष के बयान के बाद यूडिंग के विकृत भावों को देखा था। मेरी तलवार, यूडिंग ने जोर से कहा। एक नौकर जल्दी से तलवार लेकर अखाड़े में आया और उसे यूडिंग को सौंप दिया।
यह एक हल्के नीले रंग की तलवार थी जिसकी मूठ काली थी और इससे बहुत तेज आभा निकल रही थी। दक्ष को एहसास हुआ कि यह एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड कलाकृति थी। क्या मुझे उससे बड़े हथियार से धमकाना चाहिए? मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा होगा। मैं कमजोर हथियार का इस्तेमाल करूंगा, दक्ष ने सोचा। जू, क्या तुम मुझे मेरी छोटी तलवार दे सकती हो? उसने जू से पूछा, जिसके हाथ में कुछ था। हालांकि वह ठीक से लपेटा हुआ था, फिर भी लोग उसके आकार से समझ सकते थे कि यह तलवार है या ब्लेड। जू के ठीक बगल में मई भी अपने हाथों में थोड़ी बड़ी तलवार लिए खड़ी थी। दक्ष ने अखाड़े में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें अपनी तलवारें दे दी थीं। यहाँ मास्टर, जू ने कहा और उसके पास चली गई और उससे उसकी तलवार थमा दी। दक्ष ने अपनी सर्वोच्च नश्वर श्रेणी की तलवार माउंटेन डिस्ट्रॉयर को सबके सामने खोलते हुए उसे खोल दिया। उसने अपनी सर्वोच्च श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड तलवार का इस्तेमाल न करने का फैसला किया था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसके हमले से गलती से तीसरे राजकुमार की मौत हो सकती है। वह पूरे परिवार के सामने परिवार की सभा में किसी को भी नहीं मारना चाहता था, खासकर एक राजकुमार को। जैसे ही तलवार बाहर आई, लोगों को उसमें से एक मजबूत भयंकर आभा निकलती हुई महसूस हुई। अजीब बात है, मैंने ये तलवार पहले भी देखी है। इसने कभी इतना मजबूत एहसास नहीं दिया। ऐसा क्यों लगता है कि यह एक ऐसी तलवार है जिसने अनगिनत लोगों का रक्त पिया है? ये तो सिर्फ एक सर्वोच्च श्रेणी की नश्वर श्रेणी की तलवार है। इसमें उच्च श्रेणी की स्पिरिट श्रेणी की तलवार के बराबर इतनी मजबूत आभा कैसे हो सकती है? तेज प्रताप ने तलवार और उससे निकलने वाली भयंकर आभा को देखकर मन ही मन सोचा। यहाँ तक कि राजा और किन वेन ने भी तलवार को दिलचस्पी से देखा। यू डिंग ने फिर से अपने कुशल कदमों का प्रदर्शन किया और अपने चाल कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपने और दक्ष के बीच की दूरी को कम किया और दक्ष की सीना की ओर वार किया। दक्ष ने कुशलता से अपनी तलवार का इस्तेमाल किया और हमले को रोका और यू डिंग को पीछे की ओर धकेल दिया। दक्ष ने देखा कि उसके माउंटेन डिस्ट्रॉयर पर एक छोटा सा गड्ढा था। हालांकि यह एक सामान्य व्यक्ति की नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अपनी उच्च धारणा के साथ दक्ष इसे नोटिस करने में सक्षम था। अल्पविराम, ऐसा लगता है कि तलवार की स्थायित्व का भी तलवार की उपयोगिता से बहुत कुछ लेना देना है। हालांकि तलवार की शक्ति उपयोगकर्ता पर निर्भर करती है, लेकिन इसकी स्थायित्व को बदला नहीं जा सकता है और एक नश्वर श्रेणी की तलवार वास्तव में उच्च श्रेणी की स्पिरिट श्रेणी की तलवार जितनी टिकाऊ नहीं होती है। दक्ष ने अपनी तलवार को देखते हुए सोचा। ठीक है, तो मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा, दक्ष ने बड़बड़ाया। उसने अपनी साधना को छठे चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र तक सीमित कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि तलवार की तकनीक के साथ मिलकर यह यू डिंग को हराने के लिए पर्याप्त था। उसे लगा कि अगर उसने थोड़ा और प्रयास किया तो वह गलती से यू डिंग को मार सकता है, जिसे वह मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा और इसे जल्दी खत्म करूंगा, यू डिंग ने तलवार का रुख अपनाते हुए कहा। अभिसरण, राजकुमार यू डिंग ने तलवार से वार करते हुए हमला करने की पहल की। प्रकाश की एक चमकदार किरण हवा में सीटी बजाती हुई दक्ष की दिशा में चली गई। पहले वार के तुरंत बाद यू डिंग ने दूसरा और तीसरा वार किया, जिसमें प्रत्येक वार पिछले वार से तेज था। तीनों प्रकाश की किरणें अपने रास्ते में एक हो गईं और जैसे जैसे वे दक्ष की ओर बढ़ीं, वे और भी चमकदार होती गईं। दक्ष ने अपने चेहरे पर उदासीनता भरी नजर से आने वाले हमले को देखा। सेंट स्वॉर्ड के साथ रूप, पहला रूप, सफाई, दक्ष ने धीरे से कहा और अपने माउंटेन डिस्ट्रॉयर से एक साधारण सा इशारा किया। प्रकाश की एक चमकदार लाल किरण उसके हमले से भी तेज गति से यू डिंग की ओर बढ़ी। ये जल्द ही तीसरे राजकुमार के हमले से टकरा गई। हमले के साथ एक छोटी सी टक्कर के बाद इसे तुरंत नष्ट कर दिया क्योंकि यह आगे बढ़ना जारी रहा। राजकुमार यू ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ तुरंत अपनी तलवार का इस्तेमाल हमले को रोकने के लिए किया, लेकिन हमले को रोकने में सक्षम होने के बजाय वह एक शक्तिशाली बल के साथ पीछे की ओर फेंका गया। उठने की कोशिश करते हुए उसने अपने मुंह में रक्त की खांसी की। उसे अपनी कई हड्डियों में दर्द महसूस हुआ। कुछ प्रयास के साथ वह खड़ा हुआ और उसने अपने मुंह से रक्त के धब्बे पोंछे।
वो कुछ क्षण तक दक्ष को घूरता रहा, फिर उसकी ओर बढ़ा। हालांकि तुम छोटे हो, लेकिन तुम सच में बहुत ताकतवर हो। मुझे नहीं पता कि अगर हम जीवन या मृत्यु की लड़ाई लड़ेंगे तो क्या होगा, लेकिन इस अवसर पर मैं हार मान लेता हूँ। प्रिंस डिंग ने अपनी सीट पर जाने से पहले दक्ष से कहा। राजकुमारी मियाओ ने उसे एक उपचार की गोली दी जब वह बड़बड़ाते हुए बैठ गया। यह एक अच्छा प्रयास था, तीसरे भाई दूसरे राजकुमार आरव ने एक आरामदायक मुस्कान के साथ कहा जब उसने यू डिंग को देखा। अब आपकी बारी है दूसरे भाई, मैं आपका प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हूँ, तीसरे राजकुमार डिंग ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। अल्पविराम। अब आपकी बारी है दूसरे भाई, मैं आपका अद्भुत प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हूँ, तीसरे राजकुमार डिंग ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा। वह मेरा छोटा भाई है, मैं उससे क्यों लड़ूंगा? इसके अलावा आप मुझसे ज्यादा कमजोर नहीं हैं। तीसरे भाई, अगर वह आपको एक कीड़े की तरह इतनी आसानी से कुचल देता है तो वह बहुत मजबूत होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ, ये देखते हुए कि आप कितने असहाय थे, दूसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए यू डिंग से कहा। तुम ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि तुम डरे हुए हो? तीसरे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आप जो चाहे सोच सकते हैं, यदि इससे आपको अच्छा महसूस होता है, द्वितीय राजकुमार ने हंसते हुए कहा। छोटी बहन, वो बहुत अच्छा है ना? आरव ने नताशा के कान में फुसफुसाया जब उसने उसे दक्ष को गौर से देखते हुए देखा। हाँ, वह है, नताशा ने बिना ध्यान दिए कहा। भीड़ को देखते हुए और ये देखते हुए कि कोई भी आगे नहीं आ रहा है, दक्ष अपनी सीट पर वापस चला गया। उसने पल्लवी को देखा जो बस वहां खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था, जैसे वह अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है। लगता है पार्टी खत्म हो गई है, आपका पोता शाम का चमकता सितारा है, राजा यूहान ने तेजप्रताप को देखते हुए कहा। बूढ़े रेन, मुझे बताओ, तुमने उसका साधना क्षेत्र हमसे क्यों छुपाया? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह केवल एक शारीरिक शोधन क्षेत्र साधक होते हुए ये सब कर सके, भले ही उसके पास एक अच्छी शारीरिक साधना तकनीक हो, फिर भी 8वें चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक को हराना बहुत कठिन है। मेरा मानना है कि हालांकि वह एक शारीरिक साधक है, लेकिन उसका साधना क्षेत्र भी बहुत अच्छा है। मुझे बताओ, उसका वास्तविक साधना क्षेत्र क्या है? किन वेन ने तेजप्रताप की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर एक मनोरंजक भाव के साथ कहा। क्या आपने हम सभी से झूठ बोला कि उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है और उस पर हत्या के प्रयास के बाद से वह साधना या कुछ भी करने में असमर्थ है? मैं समझ सकता हूं कि आपने उसे उसके जीवन के लिए खतरे से बचाने के लिए ऐसा किया था। उसका साधना क्षेत्र क्यूई के साथ जो उसने अपने अंतिम हमले में इस्तेमाल किया था, मुझे लगा कि यह कम से कम 6ठे चरण के आत्मा स्थापना क्षेत्र के साधक की ताकत है। क्या वास्तव में ऐसा है? किन वेन ने पूछा। राजा किन वेन के शब्दों से प्रभावित होकर तेजप्रताप को भी देखने लगा। आप अपने पोते को यहाँ क्यों नहीं बुलाते? मैं उससे बात करना चाहता हूँ, युवा हान ने चेहरे पर दिलचस्पी दिखाते हुए कहा। थोड़ा सोचने के बाद तेजप्रताप ने प्रवाह के साथ जाने का निर्णय लिया और उसने दक्ष को पुकारा। लॉन चेन ने अपने दादाजी को पुकारते हुए सुना और तुरंत उनकी ओर चला गया। तुमने जो प्रदर्शन किया वह बहुत अच्छा था छोटे दोस्त, हम सभी जानना चाहते हैं कि तुम्हारा वास्तविक साधना क्षेत्र क्या है, तुम हमें क्यों नहीं बताते? किन वेन ने दक्ष की ओर देखते हुए उससे पूछा। दक्ष ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। 8वां चरण गोल्ड कोर क्षेत्र, दक्ष ने उत्तर दिया। किन वेन, तेजप्रताप और यूहान सभी ने दक्ष को खाली नजरों से देखा। फिर किन वेन जोर से हंसने लगी, यहाँ तक कि राजा यूहान और तेजप्रताप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ओल्ड रेन, आपका पोता वास्तव में जानता है कि लोगों को कैसे हंसाया जाता है, किनवेन ने हंसी के बीच में कहा जब उसने तेजप्रताप को देखा। आप वह कलाकृति क्यों नहीं ले लेते जो हमें आपके वास्तविक साधना क्षेत्र को देखने से रोक रही है? हमें आपके स्वर्ण कोर साधना को देखने दे, किन वेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने बहुत प्रयास के बाद हंसना बंद कर दिया था। वे किस कलाकृति की बात कर रहे हैं?
दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। ये ठीक है, आपको अपनी वास्तविक साधना पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आपकी उम्र के हिसाब से ये पहले से ही बहुत अच्छा है। बस उन्हें ईमानदारी से बताएं, तेजप्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं कल रात छठे चरण की आत्मा स्थापना क्षेत्र में प्रवेश कर गया, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, तो आप अभी भी लॉन्ग कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली हैं। लॉन्ग वेई के समान उम्र लेकिन उससे अधिक साधना, आपकी असली लड़ाकू शक्ति के लिए मुझे लगता है कि हम सभी ने इसकी एक झलक देखी है, राजा यूहान ने दक्ष को देखते हुए कहा। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद महामहिम, दक्ष ने उत्तर दिया। उनकी बातचीत सुनने वाले बहुत से लोग हैरान रह गए। पल्लवी, मेई और जू जैसे कुछ लोग खुश थे, जबकि लॉन्ग वेई जैसे अन्य लोग परेशान थे। गु नानली और उसके पिता बहुत पहले ही चले गए थे, इसलिए वे यहाँ नहीं थे। किन्रुओ ने बाकी सभी के विपरीत केवल दक्ष को एक विचारशील नजर से देखा। शाम जल्द ही समाप्त हो गई और लोग अपने अपने विभिन्न अनुभवों के साथ विदा हुए। उस रात दक्ष अपनी माँ के साथ वापस चला गया। जब उसने दक्ष से पूछा कि वह इतना मजबूत कैसे हो गया, तो दक्ष ने उसे वही कहानी सुनाई जो उसने तेजप्रताप को सुनाई थी। पल्लवी ने दक्ष को ऐसी किस्मत देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया, जिसकी बदौलत वह इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल पाया। अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताने के बाद दक्ष अपने कमरे में वापस चला गया। क्या दिन था। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए दक्ष अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गया। 1 घंटे से अधिक समय तक बिस्तर पर रहने के बाद दक्ष फिर से बैठ गया। उन्होंने रात की खेती शुरू करने से पहले अंडे खिलाने की अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू की। रात बीत गई और सुबह हो गई। दक्ष ने अपनी साधना समाप्त की। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही सो गया। आखिरकार दोपहर में जागने पर दक्ष तैयार होकर बाहर चला गया। गुड मॉर्निंग। नींद में डूबे हुए सिर, मैंने मेई को तुम्हें जगाने के लिए कहा था, लेकिन वह ये कहकर वापस आ गई कि तुम गहरी नींद में थे। तुम कल से थके हुए होगे, मैं खाना तैयार करती हूँ, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने दक्ष को अपने आंगन में प्रवेश करते देखा। हाँ, मैं देर से सोया था, दक्ष ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जल्द ही लंच दक्ष के सामने परोसा गया। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, दक्ष ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा। यह क्या है? पल्लवी ने पूछा। मैं अगले कुछ दिनों तक अपने कमरे में अकेले रहकर साधना करूंगा, इसलिए मैं अगले कुछ दिनों तक आपके साथ खाना नहीं खा पाऊंगा और न ही आपसे मिल पाऊंगा। मैं बाहर के नौकरों से कहूंगा कि जब मुझे भूख लगे तो वे मेरे लिए खाना लाएं। बस सू और मेई से कहो कि वे मेरे आंगन में खाना भिजवा दें, दक्ष ने अपनी माँ को समझाया। यह ठीक है। दक्ष को मना करने में असमर्थ वह सहमत हो गई। दक्ष फिर से अपने आंगन में वापस चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। हाँ, अब मुझे जो नई तकनीकें मिली हैं उन पर काम करने का समय आ गया है, दक्ष अपने बिस्तर पर बैठते हुए मुस्कुराया। अब मुझे जो नई तकनीकें मिली हैं उन पर काम करने का समय आ गया है, दक्ष अपने बिस्तर पर बैठते हुए मुस्कुराया। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुझे 3 चीजें सीखनी है, थंडर ब्लेड, एक मौलिक आक्रामक कौशल, सांसारिक सम्राट प्रभाव, आंदोलन में उपयोगी और अंत में दानव सम्राट काया, दक्ष ने खुद से कहा। मुझे अंतरिक्ष के नियम को और अधिक समझने के लिए कुछ समय निकालने की आवश्यकता है। मैं हमेशा एक नियम के बीच के साथ नहीं रह सकता, दक्ष ने कहा जैसे वह खुद से बात कर रहा हो। तुम्हें और भी कानून सीखने होंगे, सिर्फ अंतरिक्ष कानून ही नहीं, जून अचानक प्रकट हुई और उसने दक्ष से कहा। बहुत बढ़िया, इस एकांत में केवल तुम ही गायब थी, दक्ष ने थोड़े परेशान भाव से कहा। क्या तुम जानते हो कि मैं अगला कानून गोला कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। नहीं, जुन ने जवाब दिया। तो क्या ऐसी किसी चीज के बारे में बात करने की जरूरत थी जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है? दक्ष ने जून से पूछा। आप कानून के बिना भी सीखने की कोशिश कर सकते हैं, जुन ने हंसते हुए कहा। मेरे पास इतना खाली समय नहीं है,
मैं पहले से ही उन कामों में पीछे चल रहा हूँ जो मुझे करने हैं, दक्ष ने जून को जवाब दिया। यह आपको तय करना है, मैं आपके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, जून ने उत्तर दिया। ओह हाँ, मुझे याद आया कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, दक्ष ने कहा क्योंकि उसे कुछ याद आ गया था। तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? जून ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर थी और वो दक्ष को घूर रही थी। अल्पविराम, ये बात कि लोग मेरी साधना को नहीं देख पा रहे हैं, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? दक्ष ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, यह उस समय से ऐसा ही है जब से आपको मास्टर की वंशावली प्राप्त हुई है। इस दुनिया में कोई भी अपने उत्तराधिकारी की खेती देखने के योग्य नहीं है, जून ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। क्या आप ऐसी कोई तकनीक जानते हैं जिससे मैं दूसरों को नकली साधना क्षेत्र दिखा सकूं? मैं एक अजीब अस्तित्व की तरह नहीं घूमना चाहता। लोगों को यह महसूस होने लगा है कि वे मेरी साधना नहीं देख पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इससे क्या अप्रत्याशित आपदा आ सकती है, दक्ष ने कहा और उसने जून को अपनी चिंताएं बताई। ओह, मुझे एक तकनीक पता है, दक्ष शेन ने इस तकनीक को खोजने के लिए दूर दूर तक खोज की। उसे भी तुम्हारी जैसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। उसका साधना क्षेत्र भी छिपा हुआ था और उसे ये पसंद नहीं था। उस कारण से नहीं जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चाहता था कि लोग उसकी असली साधना देखें। वह हमेशा कहा करता था कि वह नहीं चाहता कि कीड़े उसे परेशान करें क्योंकि उन्हें अपनी जगह नहीं पता होती। एक दिन उसकी खोज सफल हुई क्योंकि उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, एक मार्शल कौशल जो लोगों को वह साधना क्षेत्र दिखाने में सक्षम था जो वह चाहता था। हालांकि उसने इसका इस्तेमाल कभी भी नकली क्षेत्र दिखाने के लिए नहीं किया, जून ने दक्ष को समझाया। बहुत बढ़िया, क्या आप मुझे वो तकनीक सिखा सकते हैं? दक्ष ने आशावादी होकर पूछा। मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मैंने पहले ही उस अंडे के साथ अनुबंध स्थापित करने में आपकी मुफ्त में मदद की है, जून ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हें मुझसे एक लंबा चुंबन मिलेगा, दक्ष ने मजाक में कहा। ओई, कौन ऐसा चाहेगा? जून ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। कई लड़कियां ऐसा चाहती होंगी, वैसे तुम क्या चाहती हो? दक्ष ने हंसते हुए कहा। एक वादा, जून ने दक्ष को देखा और गंभीरता से कहा। किस बात का वादा? दक्ष ने उलझन भरी नजर से पूछा। एक वादा है कि जब मुझे जरूरत होगी तो तुम मेरी मदद करोगे, जून ने दक्ष से कहा। अगर मैं अपनी जान जोखिम में डाले बिना आपकी मदद करने की स्थिति में हूँ तो जरूर, दक्ष ने जून से कहा। मैं इसे वैसे ही लूंगा जैसा आप स्वीकार करते हैं, जून ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी चेतना को मेरे लिए खोलो, मैं वो तकनीक तुम्हें हस्तांतरित कर रहा हूँ, जून ने दक्ष से कहा। ठीक है, दक्ष ने जून को अपनी चेतना तक पहुंचने की अनुमति दी और जल्द ही उसे लगा कि उसके दिमाग में एक नया ज्ञान है। दक्ष ने अनजाने में ही उस ज्ञान को सीखना शुरू कर दिया। उसे पता भी नहीं चला और पढ़ते पढ़ते 2 घंटे बीत गए। वाह, तो इसे स्वर्गीय कफन कहा जाता है। इतने विस्तृत चरण, जटिल होते हुए भी समझने में आसान। ऐसा लगता है कि यह वह तकनीक होगी जिसे समझने में मैं सबसे पहले अपना समय लगाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि आप जानते होंगे कि चूंकि आप उस ज्ञान से गुजरे हैं, ये कौशल आपको दूसरों को नकली साधना दिखाने में मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, जून ने एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ कहा। हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं केवल अपने वास्तविक साधना क्षेत्र से नीचे 2 प्रमुख क्षेत्र से लेकर अपने वास्तविक साधना क्षेत्र से ऊपर एक प्रमुख क्षेत्र तक की साधना दिखा सकता हूँ, दक्ष ने जून को देखते हुए बड़बड़ाया। बिल्कुल, यदि आप द्वितीय चरण के स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधक हैं, तो आप अपनी इच्छाओं के आधार पर दूसरों को अपनी साधना को द्वितीय चरण के शरीर शोधन क्षेत्र से लेकर द्वितीय चरण के पृथ्वी क्षेत्र तक दिखा सकते हैं, जून ने मुस्कुराते हुए कहा। ये काफी अच्छा है क्योंकि मुझे केवल अपने साधना क्षेत्र को दिखाने के लिए इसकी आवश्यकता है। हालांकि यह भविष्य में बहुत उपयोगी हो सकता है,
दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, क्या अब तुम मुझे शांति दे सकते हो? मुझे इस कौशल को जितनी जल्दी हो सके समझने की जरूरत है ताकि मैं थंडर बी को समझना शुरू कर सकूं। ब्लेड, सांसारिक सम्राट प्रभाव और दानव सम्राट काया, दक्ष ने कहा जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और समझना शुरू किया। हम जून गायब होते हुए बोली। दक्ष एक दिन से ज्यादा समय तक उसी स्थिति में रहा और स्वर्गीय कफन को समझने और उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करता रहा। वह तब तक ऐसे ही रहा जब तक कि उसके पेट में गुर्राहट नहीं होने लगी। लगता है कि मानव शरीर मानव मन के साथ तालमेल नहीं रख सकता, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा और वह उठकर अपने आंगन के दरवाजे की ओर चला गया। दक्ष ने दरवाजा खोला और देखा कि एक नौकर पहले से ही वहां खड़ा था। मेरे लिए खाना लाओ, दक्ष ने दरवाजा बंद करने से पहले आदेश दिया। ठीक 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दक्ष ने दरवाजा खोला तो देखा कि जू हाथ में ट्रे लिए बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला देखकर जू ने आंगन में प्रवेश किया और ट्रे को मेज पर रख दिया। वह वहीं खड़ी रही और दक्ष को खाना खाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद वह खाली ट्रे लेकर आंगन से बाहर निकल गई। उसने और कुछ नहीं किया क्योंकि वह अपनी किसी भी हरकत से दक्ष के शांत मन को भंग नहीं करना चाहती थी। दक्ष ने उसे बाहर जाते हुए देखा। उसने खुद को कुछ भी कहने से रोका और उसके बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में वापस चला गया। उसने फिर से स्वर्ग के कफन को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। दक्ष को स्वर्ग के कफन पर पूरी तरह से महारत हासिल करने में 2 घंटे और लग गए। बहुत बढ़िया, एक कौशल सीखा। अगला, दानव सम्राट काया, दक्ष ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। अगर मैं अपने लिए दानव सम्राट काया की साधना कर सकता हूँ, तो ये थंडर ब्लेड और सांसारिक सम्राट प्रभाव की साधना में वास्तव में सहायक हो सकता है। एक मजबूत शरीर के बिना उन्हें साधना करना वास्तव में कठिन होगा, विशेष रूप से थंडर ब्लेड। अगर थंडर ब्लेड की साधना विधि उस विवरण में लिखी होती जिसे मैंने पुरस्कार चुनते समय पढ़ा था, तो मुझे वास्तव में संदेह है कि क्या मैंने इसे चुना होगा। दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हाँ, चूंकि सब कुछ पहले ही हो चुका है, तो बेहतर होगा कि मैं भविष्य के बारे में चिंता करना बंद कर दूं, दक्ष ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए कहा। दानव सम्राट काया की साधना करने के लिए मुझे पहले एक हृदय दानव बनाना होगा और उसे अपने मार्शल स्पेस से जोड़ना होगा। ये हृदय दानव प्राकृतिक क्यूई को इकट्ठा करेगा जो मैं अपनी साधना के दौरान इसे प्रदान करता हूँ। यह उस प्राकृतिक क्यूई को अपने कुछ राक्षसी क्यूई के साथ पूरक करेगा और इसे मेरे शरीर को प्रदान करेगा ताकि इससे एक दानव सम्राट काया बनाई जा सके। हालांकि मैं हृदय दानव बनाने के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि इसका एक दुष्प्रभाव यह है कि यह मेरी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देगा। अगर मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और रास्ते में कहीं खो गया तो यह वास्तव में परेशानी भरा हो सकता है। क्या मुझे इसके साथ चलना चाहिए? दक्ष ने खुद से बात की। ठीक है, बहादुर बनो। कुछ हासिल करने के लिए मुझे कुछ जोखिम भी उठाने होंगे, और अगर मैं अपने दिल के एक छोटे से दानव को भी नियंत्रित नहीं कर सकता, तो मैं इस दुनिया के शिखर तक कैसे पहुंच सकता हूं? अगर मेरे पास दृढ़ इच्छा शक्ति भी नहीं है, तो मैं शाश्वत कैसे बन सकता हूँ? दक्ष ने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में कहा। उसने दानव सम्राट काया की साधना शुरू की। उसने हृदय दानव बनाने के लिए साधना मैनुअल में बताए गए चरणों का पालन किया। हालांकि दक्ष को दानव सम्राट काया मैनुअल से हृदय दानव बनाने की विधि पता थी, फिर भी उसे बनाने में 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इसके बाद दक्ष के मार्शल स्पेस में 4 चीजें मौजूद थीं। उसका स्पेस लॉ बीज, उसका रेड कोर, उसका हृदय दानव और कवच में सजी उसकी मार्शल आत्मा। जो हृदय दानव बनाया गया था वह दक्ष जैसा ही दिखता था, बस फर्क इतना था कि उसके माथे से 2 सींग निकले हुए थे। उसने एक टोपी पहन रखी थी। लाल वस्त्र जब अस्तित्व में आया, अपने हृदय दानव का निर्माण करने के बाद दक्ष अपने बिस्तर पर लेट गया, जो कि किए गए सभी प्रयासों से थक गया था। दक्ष की जानकारी के बिना जब हृदय दानव अस्तित्व में आया, दक्ष की मार्शल आत्मा में अंततः लंबे समय के बाद थोड़ी हलचल हुई।
जैसे ही हॉट डेमन मार्शल स्पेस के अंदर दिखाई दिया, दक्ष की मार्शल आत्मा, जिसके हाथ में रक्त से लाल तलवार थी और शरीर पर सुनहरा कवच था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी रक्त से लाल आंखों से हॉट डेमन को देखा। थोड़ी देर तक हॉट डेमन को देखने के बाद मार्शल आत्मा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि हॉट डेमन उसके ध्यान के लायक नहीं था। दक्ष के मार्शल स्पेस में जन्म लेने के कुछ ही पल बाद हॉट डेमन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे लगा कि वह गंभीर खतरे में है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और पाया कि एक मार्शल सोल उससे कुछ दूरी पर अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन केवल एक लाल कोर उसके सिर के ऊपर तैरता हुआ दिखाई दिया और एक बीज जैसी चीज सुनहरे बख्तरबंद मार्शल सोल के ठीक सामने तैरती हुई दिखाई दी। उसने हर जगह देखने की कोशिश की, लेकिन ये पता नहीं लगा सका कि उसे डर क्यों लग रहा है। दक्ष आधे घंटे के बाद उठकर बैठ गया, क्योंकि उसने वातावरण से प्राकृतिक क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया था। उसने सारी क्यूई अपने हृदय दानव को देने का फैसला किया, जिसने प्राकृतिक क्यूई को राक्षसी क्यूई के साथ। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। पूरक किया और इसे दक्ष के शरीर में भेज दिया, जिससे वह मजबूत हो गया। दक्ष महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत बढ़ रही थी। वह खुद को मजबूत महसूस कर सकता था। उसने ये प्रक्रिया 12 घंटे से अधिक समय तक जारी रखी, इससे पहले कि उसका पेट फिर से गुर्राना शुरू कर दे। फिर भी बिना रुके दक्ष ने रुकने से पहले 12 घंटे और अपनी साधना जारी रखी। हाँ, साधना के एक दिन बाद ही मैं पहले से ही बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। मेरी शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगर मेरे पास समापन के दौरान इतनी ताकत होती तो गु नानली को मारा गया मेरा एक साधारण थप्पड़ उसकी खोपड़ी को कुचल देता। अगर मैं इसी तरह जारी रखता हूँ तो मैं दुनिया में सबसे ताकतवर बन सकता हूँ। अपने लक्ष्य तक पहुँचने तक अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों का वध कर सकता हूँ। रुको, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? मैं किसी की खोपड़ी को कुचलने के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? ये कैसा एहसास है, किसी का वध करने की यह प्यास? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जल्द ही वह अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ रुक गया, क्योंकि उसने ध्यान से अपने कहे शब्दों के बारे में सोचा। यह कोई गंभीर बात नहीं है, ये सिर्फ दानव सम्राट काया का प्रभाव है। अंदर ही अंदर तुम गु नानली से नफरत करते हो क्योंकि उसने तुम्हारा अपमान किया है। तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे हृदय के दानव के कारण बढ़ गई हैं। जैसे ही उसने समझाया, जुन फिर से प्रकट हुई। लेकिन मैंने अभी इसकी साधना शुरू की है, ये शुरुआत में ही मुझे इतना प्रभावित कैसे कर सकता है? जब मैं इसकी पूर्णता तक साधना करूं तो क्या यह ऐसा नहीं होना चाहिए? दक्ष ने पूछा। नहीं, ये तो शुरू से ही ऐसा है और समय के साथ यह बढ़ता ही रहेगा, जुन ने समझाया। यह अभी भी बहुत गंभीर नहीं है, बस कुछ तीव्र भावनाएं हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं भविष्य में इस तकनीक की साधना करना बंद कर दूं, जब मुझे लगे कि मैं दहलीज पर पहुंच गया हूं और आगे कभी साधना नहीं कर पाऊंगा? दक्ष ने जुन को देखते हुए पूछा। आप इस काया की साधना बंद कर सकते हैं, लेकिन आप उस हृदय दानव के बारे में क्या करेंगे जो पहले से ही आपके मार्शल स्पेस में है? आप इसे अभी अपने मार्शल स्पेस से निर्वासित नहीं कर सकते हैं, और भले ही आप अपने हृदय दानव को प्राकृतिक क्यूई प्रदान करना बंद कर दें, लेकिन जब आप इस काया की साधना बंद कर देंगे तो आपके लिए एक बदतर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जून ने दक्ष से कहा। क्या समस्या है? दक्ष ने उससे पूछा। जब आप अपने हृदय दानव को एक निश्चित समय के लिए प्राकृतिक क्यूई प्रदान नहीं करते हैं तो यह आपके मार्शल स्पेस से क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर देगा और अपने राक्षसी क्यूई के साथ इसे पूरक करने के बाद इसे आपके शरीर में भेज देगा। इसका परिणाम ये होगा कि आपका साधना क्षेत्र घट जाएगा, जबकि आपका शारीरिक साधना क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो एक तरह से एक बार जब आपने दानव सम्राट काया की खेती शुरू कर दी तो सभी निकास द्वार बंद हो गए। इसे रोका नहीं जा सकता।
अब आप बस इतना कर सकते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें और उस हृदय दानव को अपने नियंत्रण में रखें। इसे आपको इस्तेमाल न करने दें, इसके बजाय इसे अपने लिए इस्तेमाल करें। यदि आप इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अजेय बन सकते हैं। जुन ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? दक्ष गुस्से में दहाड़ा, लेकिन उसने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। उसे समझ आ गया कि यह उसका दिल का दानव था जिसने उसे इतना गुस्सा दिलाया था। तुम पर चिल्लाने के लिए मुझे खेद है। तुम्हारी बातों को न सुनना और तुम्हारी चेतावनी की गहराई को समझे बिना इस कौशल का चयन करना मेरी गलती थी, दक्ष ने धीरे से कहा और उसने जून को देखा। तुम पर चिल्लाने के लिए मुझे खेद है। तुम्हारी बातों को न सुनना और तुम्हारी चेतावनी की गहराई को समझे बिना इस कौशल का चयन करना मेरी गलती थी, दक्ष ने धीरे से कहा और उसने जून को देखा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हालांकि तुम्हारा हृदय राक्षस तुम्हें प्रभावित करेगा। मुझे यकीन है कि तुम उसे दबा सकती हो, बस इस बात से अवगत रहो कि तुम कौन हो, जून ने धीमी आवाज में कहा और उसने दक्ष को देखा। तुम सही हो, मैं ये कर सकता हूँ, दक्ष ने दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में कहा जब उसने जून की ओर देखा। तुमने पहले ही डेमन मोनार्क फिजिक का मुख्य भाग पूरा कर लिया है। अब बस अपने हृदय दानव को नियमित रूप से क्यूई प्रदान करके अपनी ताकत बढ़ाना बाकी है, जो तुम आसानी से कर सकते हो। तो तुम आगे कौन सा अन्य कौशल सीखने जा रहे हो? जून ने दक्ष को देखते हुए पूछा। मैंने पहले ही दानव सम्राट काया की प्रारंभिक साधना पूरी कर ली है। अब मुझे लगता है कि मुझे सांसारिक सम्राट प्रभाव की साधना करनी चाहिए। मेरा खाली आंगन शायद इसके अभ्यास के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि यह जगह इसके लिए बहुत छोटी है। मुझे किसी दूसरे उपाय के बारे में सोचना होगा। शायद मैं फिर से उत्तरी ब्लैक फॉरेस्ट जा सकता हूँ। माँ को मुझे फिर से बाहर जाने की अनुमति देने के लिए मनाना मुश्किल होगा, लेकिन यह मेरी साधना के लिए जरूरी है, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। जैसे ही दक्ष खड़ा हुआ, उसका पेट फिर से गुर्राने लगा और उसे एहसास हुआ कि उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया है। वो बाहर की ओर चला गया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। मैं अब दस्तक देने जा रहा हूँ, आवाजों में से एक ने कहा। दक्ष को एहसास हुआ कि यह जू की आवाज थी। लेकिन अगर गुरु नाराज हो गए तो क्या होगा? अगर हमारी वजह से उनकी साधना में बाधा आए तो क्या होगा? एक और आवाज आई जो मेई की आवाज जैसी लग रही थी। मास्टर ने एक दिन से कुछ नहीं खाया है। हो सकता है कि वे खेती में व्यस्त हों, लेकिन खाना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि हमें मास्टर से डांट खाने का जोखिम उठाना चाहिए और उन्हें खाने के लिए याद दिलाना चाहिए, जू ने दृढ़ निश्चय से भरी आवाज में कहा। लेकिन बहन, इसमें जोखिम है। क्या होगा अगर गुरु अपनी साधना के महत्वपूर्ण मोड़ पर हो और हमारे ध्यान भटकने की वजह से साधना में विचलन का शिकार हो जाए? मैं उन्हें चोटिल होते नहीं देखना चाहती, मेई ने भावुक स्वर में कहा। दक्ष ने उनकी बातें सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम सही हो, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है, जू की उलझन भरी आवाज सुनाई दी। तुम दोनों मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना क्यों नहीं लाते? मुझे सच में बहुत भूख लगी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजा खोलकर अपने आंगन से बाहर निकल गया। जू और मेई अपने शुरुआती झटके के बाद जल्दी से एक चमकदार मुस्कान के साथ दक्ष के लिए कुछ खाने के लिए लेकर भागे। दक्ष मुस्कुराया और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया तथा अपने आंगन का दरवाजा खुला छोड़ दिया। जू और मेई जल्द ही अपने हाथों में ट्रे लेकर वापस आ गए और उन्होंने उन्हें दक्ष के सामने टेबल पर रख दिया। किसी अज्ञात कारण से दक्ष को जैसे ही खाना उसके सामने रखा गया, उसे बहुत भूख लगी। एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना उसने खाना खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लड़कियां भी हैरान थीं, क्योंकि उन्होंने देखा कि दक्ष इतनी तेजी से खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हफ्तों से भूखा हो। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। खाना खत्म करने के बाद दक्ष अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया और अपनी बाहें फैला दी। ये बहुत बढ़िया था, अब मैं वास्तव में बेहतर महसूस कर रहा हूँ, दक्ष ने जू और मेई को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अचानक दक्ष को पता नहीं था कि दक्ष के अंदर का दिल का दानव मुस्कुराया,
जैसे उसे कुछ मजेदार मिल गया हो। वाह, अब जब मैंने अपना नंबर संतुष्ट कर लिया है तो मैंने देखा कि तुम दोनों उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। दक्ष ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। जू और मेई ने एक जैसी हरी ड्रेस पहनी हुई थी जो ऊपर से गाउन जैसी लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ घुटनों तक ही थी, जिससे उनकी खूबसूरत टांगें दिख रही थी। दक्ष उन्हें देखता रहा। वह अपने अंदर एक ज्वाला महसूस कर सकता था। वह अपनी नजरें उनसे हटाना नहीं चाहता था और बस लड़कियों को देखता रहना चाहता था। धन्यवाद गुरुजी, दोनों ने सुंदर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हमें अब बाहर जाना चाहिए। हमें अब आपकी साधना में बाधा नहीं डालनी चाहिए, जू ने कहा और वह ट्रे उठाने के लिए आगे बढ़ी। ये ठीक है, आप यहाँ कुछ समय के लिए क्यों नहीं रुकती ताकि मैं पूरे दिन आपके प्यारे चेहरे को निहार सकूं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच, क्या इससे आपकी साधना में बाधा नहीं आएगी? जू ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। ठीक है, मैं कुछ घंटों बाद साधना कर सकता हूँ। अभी मुझे अपनी इच्छा पूरी करने दो। यहीं रुको, कुछ देर बात करते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल बहन को रहने की अनुमति है? मेई ने अप्रिय स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहीं रहो। मैं अपनी प्यारी मेई को कैसे जाने दे सकता हूँ? जब से तुम पिछली बार मेरे कमरे में आई थी, तब से मैं तुमसे बात करने के लिए कुछ समय निकालना चाहता था, दक्ष ने नर्म आवाज में कहा। मेई का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसे याद आया कि उसने क्या किया था। वो अपने हाथों और दक्ष के निचले शरीर को देखने से खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि वो अतीत के बारे में याद कर रही थी। जू उसकी प्रतिक्रिया को समझने में असमर्थ थी। वो बस चेहरे पर उलझन भरी नजर से उसे देखती रही। कैसा रहा? दक्ष ने मेई को देखते हुए पूछा। ये वास्तव में अच्छा था गुरु, मेई ने लाल चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा। क्या यह इतना अच्छा है कि अगली बार भी ऐसा ही होगा? दक्ष ने चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजर के साथ पूछा। यदि मास्टर जी इसकी अनुमति दे, मेई ने उत्तर दिया। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? जू ने आखिरकार दक्ष से पूछा जब वह मेई के पास खड़ी थी। मेई, तुम उसे बताना चाहती हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए मेई से पूछा। मैं नहीं कर सकती, मेई ने नर्म आवाज में कहा और अपना सिर नीचे कर लिया, अपना लाल चेहरा छुपा लिया। तो फिर मैं उसे खुद ही बता दूंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जू, पास आओ, दक्ष ने जू की ओर देखते हुए कहा। जू ने आदेश का पालन किया और दक्ष के करीब चली गई। जैसे ही वो दक्ष के पास पहुंची, दक्ष अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसने अपना चेहरा उसके करीब कर दिया। उसे जू से आ रही मीठी खुशबू की महक आ रही थी। दक्ष ने अपने आईपीएस उसके कानों के करीब लाए। पिछली बार जब वह मेरे कमरे में आई थी तब मैं सो रहा था और दक्ष ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर कुछ देर रुककर उसने अपनी बात जारी रखी। पिछली बार जब वह मेरे कमरे में आई थी तब मैं सो रहा था और दक्ष ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर कुछ देर रुककर उसने अपनी बात जारी रखी। और एक विचारशील लड़की होने के नाते मुझे परेशान किए बिना वह मेरे नहाने का पानी तैयार करने के लिए बाथरूम में चली गई। जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिर दक्ष ने धीरे धीरे उसे उस दिन की घटनाएं बतानी शुरू की। ये उसने निगल लिया। जू का चेहरा लाल हो गया जब उसने ये सब सुना। उसने दक्ष के निचले शरीर पर नजर डाली और फिर मेई की ओर देखा, लेकिन उसे अपना सिर नीचे किए हुए वहीं खड़ा देखा। दक्ष की बात को नकारे बिना वो समझ गई कि यह सच था। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसने ये कैसे किया? अपना खुद का अनुभव ले, दक्ष ने आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। मैं चाहता हूँ, जू ने लाल चेहरे के साथ कहा। तुम खुद ही मेरी पैंट खोल दोगे तो कैसा रहेगा? हम उस दृश्य को फिर से बना सकते हैं, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जू ने कुछ देर सोचने के बाद ऐसा करने का फैसला किया। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने अपने हाथ दक्ष की ओर बढ़ाए, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ दक्ष की पैंट को छूता, दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तुम दोनों अब जा सकते हो, दक्ष ने कहा और खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए अपने दांत पीस लिए।
जू और मेई दोनों को लग रहा था कि दक्ष के साथ कुछ गड़बड़ है। मास्टर, क्या आप ठीक है? जू ने पूछा। मैं ठीक हूँ, बस जाओ, मुझे खेती करनी है, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। दक्ष उनसे दूर चला गया और अपने बेडरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। अपने हृदय दानव को दबाना कठिन है ना? जुन ने प्रकट होते हुए कोमल स्वर में कहा। ये तो मैं एक पल के लिए लगभग खुद को ही खो बैठा था, दक्ष ने भारी स्वर में कहा और उसने अपना सिर कसकर पकड़ लिया। तुम्हें पता है कि अगर तुम इसके साथ चली जाती तो सब ठीक रहता। हॉट डेमन ने तुम्हारी आंतरिक इच्छाओं को और भी तीव्र कर दिया। तुम ही ऐसा करना चाहती थी और मुझे नहीं लगता कि लड़कियां भी तुम्हें मना करती। इतना दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं थी। जुन ने दक्ष को चिंता भरी नजरों से देखते हुए कहा। बेशक मेरी भी उन लड़कियों के साथ ऐसा करने की इच्छा थी, लेकिन कौन नहीं करेगा। मैं एक लड़का हूँ और मेरे अंदर बहुत सी लड़कियों के लिए इच्छाएं हैं। मुझे वे लड़कियां पसंद है, लेकिन मैं चीजों को खराब नहीं करना चाहता और अपने हॉट डेमन की इच्छाओं का पालन करके खुद को उसके हाथों में खोना नहीं चाहता। मैं जो भी करता हूँ, मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ, किसी के प्रभाव के कारण नहीं। हालांकि हॉट डेमन ने केवल वही तीव्र किया जो मैं खुद चाहता था, लेकिन इसने मेरी तर्क शक्ति को भी कमजोर कर दिया। दक्ष ने अपने सिरदर्द को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा। आपको हॉट डेमन के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ समय चाहिए। मुझे याद है कि आप बाहर जाना चाहते थे, क्यों ना आप बिना किसी इंसान के किसी जगह चले जाएं। सिर्फ आप, मैं और आपकी मार्शल स्किल्स की साधना, आपके पास खुद पर चिंतन करने और हल्के प्रभाव की आदत डालने और जितना हो सके इसे नियंत्रित करना सीखने के लिए काफी समय होगा। जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं अभ्यास के लिए कहीं जाना चाहता था, लेकिन लगता है कि उस यात्रा का कोई और उपयोग भी होगा। दक्ष ने राहत की सांस लेते हुए बिस्तर पर लेटते हुए कहा। उसका दर्दनाक सिरदर्द आखिरकार खत्म हो गया था। तुम कहाँ जाओगी? जुन ने चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से पूछा। थंडर का शहर, पास के हुआनजी राज्य में। यह मेरी साधना यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान होगा, दक्ष ने हल्के से कहा और उसने जून को देखा। हुआनजी शुई की तरह ही दूसरे दर्जे का राज्य है और शुई के ठीक बगल में है। हुआनजी राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें शुई के 3 शहरों से गुजरना होगा और थंडर सिटी तक पहुंचने के लिए कुछ और शहरों से गुजरना होगा, दक्ष ने थके हुए भाव के साथ समझाया। थंडर का शहर, क्या तुम वहां थंडर ब्लेड की खेती करने जा रही हो? जुन ने जुन की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल, आप थंडर ब्लेड की साधना के चरणों को पहले से ही जानते हैं। थंडर का शहर इसकी साधना के लिए एकदम सही जगह होगी और यात्रा लंबी और ज्यादातर एकांत वाली होगी। इससे मुझे अपने हॉट डेमन की आदत डालने में मदद मिलेगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक अच्छी योजना है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें इस घर से कभी बाहर जाने की अनुमति देगा? तुम उनकी नजरों में एक चलती फिरती आपदा हो, जुन ने हंसते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है कि वे मुझे अनुमति नहीं देंगे, इसलिए मैंने दूसरी योजना के बारे में सोचा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या योजना है? कसुन ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। सरल है, बिना अनुमति के जा रहा हूँ। मैं एक पत्र छोड़ जाऊंगा जिसमें लिखा होगा कि मैं कुछ महीनों के लिए साधना यात्रा पर जा रहा हूँ। हालांकि माँ चिंतित होंगी, लेकिन ये सब परिवार की भलाई के लिए है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि मेरी शक्ति बहुत मजबूत है और मेरी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हैं, दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। क्या आप उन्हें बताए बिना जा सकते हैं? जून ने पूछा। क्या तुम भूल गए कि तुम किससे बात कर रहे हो? दक्ष मुस्कुराया और उसने अपनी उंगली हिलाकर अंतरिक्ष में एक छोटी सी विकृति पैदा की। मैं अंतरिक्ष का एक। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद। कानून साधक और वार्प हो।
अंतरिक्ष का कानून सीखने पर मुझे जो विशेष कौशल प्राप्त हुआ वो मुझे 100 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा करने की अनुमति देता है। हालांकि इसकी सीमाएं थी कि मैं इसे दिन में केवल एक बार उपयोग कर सकता हूं और मैं केवल उसी स्थान की यात्रा कर सकता हूं जहां मैं पहले जा चुका हूं। लेकिन यह अभी भी मेरे लिए इस हवेली से बिना किसी को पता चले बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हा, बहुत बढ़िया, तुम आखिरकार अपने पास बचे हुए दिमाग का इस्तेमाल कर रही हो। लगता है हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं, जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अज्ञात खतरों और रोमांच से भरी एक यात्रा, मेरी अपनी कहानी शुरू होने वाली है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आहम, लेकिन आप पैसों का क्या करेगी? लंबी यात्राओं पर आराम से रहने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि जून को कुछ याद आ गया हो जब उसने पूछा। वह सही है, मेरे पास काफी अच्छी रकम है और चूंकि मैं एक गोल्ड कोर रियल्म कल्टीवेटर हूँ, इसलिए मैं गोल्ड रियल्म जानवरों का भी शिकार कर सकता हूँ। मैं रास्ते में शिकार कर सकता हूँ और उन्हें दुकानों में बेच सकता हूँ। कीमिया और दवा में उनकी उपयोगिता के कारण उनकी हमेशा उच्च मांग रहती है। चाहे वह उनका रक्त हो, उनका कोर हो या अन्य घटक, वे काफी अच्छी कीमत पर बिकेंगे। अगर कभी पैसे की जरूरत पड़े तो ये काफी होना चाहिए। दक्ष को पहले लगा कि उससे अभी इस मुद्दे का एहसास हुआ है, लेकिन जल्द ही उसने एक उचित योजना के बारे में सोचा, जैसा कि उसने जून को बताया। हम कब जा रहे हैं? जून ने उत्साहित मुस्कान के साथ पूछा। कल। आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मैं पहले सोऊंगा और फिर कबीले से कुछ आवश्यक सामान इकट्ठा करूंगा और यात्रा के लिए तैयार हो जाऊंगा। शुभ रात्रि सुंदरी, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, दक्ष ने जून से कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष जल्द ही सो गया और जून को अकेला छोड़ दिया। कम से कम तुम्हें पता है कि मैं सुंदर हूँ। वह हमेशा मुझे क्यूट कहता था और मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करता था, जून ने गायब होने से पहले दक्ष को देखते हुए कहा। कुछ घंटे बीतने के बाद फिर सुबह हो गई। दक्ष उठा और बिस्तर से उठकर अपनी अलमारी से कपड़े निकालने चला गया। एक जोड़ी अच्छे कपड़े चुनने के बाद दक्ष ने उन्हें बिस्तर पर रख दिया। बाथरूम की ओर जाते समय उसने अपने पुराने कपड़े उतार दिए, लेकिन बेडरूम का दरवाजा खोलने से ठीक पहले, अरे रुको, क्या मैं कल भी दरवाजा बंद करना भूल गया था? बेहतर होगा कि सावधानी बरती जाए, दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसे कुछ याद आ रहा था। वह अपनी अलमारी में वापस गया और एक तौलिया चुना जिसे उसने अपनी कमर के चारों ओर लपेट लिया और अपनी जरूरी चीजों को ढक लिया। दक्ष ने अपने बेडरूम से बाहर निकलकर बाथरूम से जुड़े हॉल में प्रवेश किया और दरवाजा खोला। उसने देखा कि जू और मेई कुर्सियों पर बैठे थे और उनका सिर टेबल पर टिका हुआ था और वे गहरी नींद में सो रहे थे। वे लड़कियां यहीं इंतजार कर रही थी। दक्ष ने उन्हें देखते हुए सोचा। वो उनकी ओर चला और अपनी उंगलियों से उनके मुलायम गालों को धीरे से छुआ। दक्ष को अचानक लगा कि अगर वह जल्दी नहीं गया तो उसके हाथ में एक और समस्या आ जाएगी, क्योंकि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उसे लगा कि उसके अंदर एक और आग जलने लगी है। उसने जल्द ही अपने हाथ उनके गालों से हटा लिए और पीछे हटने लगा, लेकिन मेई और जू दोनों इस समय तक जाग चुकी थीं, क्योंकि उन्होंने दक्ष को देखा था। मास्टर, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? दोनों ने एक साथ कहा और उनके करीब चले गए। दक्ष तन ड्रेस में लिपटे उनके सुडौल शरीर को देखने से खुद को रोक नहीं सका। ये सबसे अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। अगर तुम मेरे और करीब आओगे तो मुझे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मुश्किल होगी, दक्ष ने कहा और वह रुक गया और उनकी ओर देखने लगा। क्या इच्छाएं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं मास्टर? जू ने दक्ष को देखते हुए कहा। तुम्हें यहीं और अभी खुश करने की इच्छा है, दक्ष ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि वे सुन सके। सच में? जू ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ कहा। क्या मास्टर हमें आकर्षक पाते हैं?
जू ने अपना सिर नीचे करते हुए फिर से पूछा। बेशक तुम मुझे आकर्षक लगती हो, तुम्हारा शैतानी फिगर, तुम्हारी अनोखी खूबसूरती, तुम्हारे बड़े और मुलायम स्तन, सब में एक शैतानी आकर्षण है जिससे मेरा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। बस चली जाओ। दक्ष ने अधीरता से भरी आवाज